हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 10 वेक्टर एलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने ना इसकी थ्योरी का वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ एक बार आप वो जरूर वीडियो देख लेना, क्योंकि उससे ना सब कुछ सारे बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर करा चुके हैं ना उसके अंदर। तो अगर मेरे को याद रहेगा तो मैं ऊपर की तरफ जो आई बटन आ रहा है वहाँ पर उसकी लिंक दे दूंगा। अगर नहीं दे पाए तो प्लीज़ आप एक बार वो जरूर वीडियो देख लेना। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, उसकी कुछ आपको ग्लिम्स बता देता हूँ कि मतलब जो एक्सरसाइज 10.2 है ना, इसकी जो थ्योरी पार्ट है ना, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। एक छोटा सा रिवीजन टाइप का, कंप्लीट रिवीजन नहीं है वैसे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो हम जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से देख भी लेंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स का ऐसा कोई ग्राफिकल मीनिंग कि भाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यहीं पे इस एक्सरसाइज 10.2 में लगेगा ही लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगता यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको एक जनरलाइज करके मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखा है कि इन ए क्लोज्ड सर्किट, ऐसा सर्किट है क्लोज्ड है, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स इन दी सेम डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो वेक्टर बोल सकते हो उसको। तो जैसे ये यहाँ से हमने चालू किया, फिर इधर ए वेक्टर, ये सारे के सारे ना ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है। इन सब का समेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट ये है कि इन ए सर्किट सम ऑफ वेक्टर्स इन वन डायरेक्शन इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर्स इन अनदर डायरेक्शन। यहाँ पर देखोगे ना, ये पेंटागन बनाया मैंने, तो यहाँ पर जो रेड वाले हैं ये तो क्लॉकवाइज है, और जो ब्लू वाले हैं ए वेक्टर और सी वेक्टर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज वाले बराबर ये क्लॉकवाइज वाले वेक्टर, इनका समेशन आपस में होता है बराबर। ठीक है, इधर सब कुछ एक ही डायरेक्शन में था तो सब इधर जुड़ गए, और इसकी उल्टी डायरेक्शन में कोई था ही नहीं तो वो जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक आता है पैरेललोग्राम लो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। स्केलर, हाँ ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर। वेक्टर ए वेक्टर है और स्केलर यहाँ पे मैंने के ले लिया, के मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो पुराना वाला वेक्टर था ए वेक्टर, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद आया के इंटू ए वेक्टर, दोनों होते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब पैरेलल, क्या बोलते हैं? ओनली पैरेलल। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने सारी लाइंस हॉरिजॉन्टल बनाई है, ठीक है, तो ये एक टाइप से एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे सारे ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गए, ये पैरेलल होने के लिए सफिशिएंट है। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन उल्टी है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन भी उधर है, इसकी भी उल्टी है, इसकी भी उल्टी डायरेक्शन है। तो जब उल्टी डायरेक्शन होती है ना, जो हम के मल्टीप्लाई करते हैं वो नेगेटिव नंबर लेते हैं ना, के जब नेगेटिव होता है तब हम उसकी डायरेक्शन ना उल्टी पुल्टी हो जाती है, और के अगर पॉजिटिव लेते हैं तो डायरेक्शन सेम रहती है, बस उसमें के की वैल्यू की वजह से ना उसकी लंबाई वगैरह वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि किसी नंबर को हम के से मल्टीप्लाई करें ना तो वो कोलिनियर वेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई? ए वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या उसको ए केप बोलते हैं, तो ए वेक्टर के डिवाइड में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में हाँ ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। वैसे ये जो टॉपिक है ना, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ तो कम है, 1 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन अगला जो चैप्टर है ना 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहाँ पर इसका ना वास्ट एप्लीकेशन है डायरेक्शन रेशियो कोसाइन का और डायरेक्शन रेशियोज का, DC एंड DR। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये आप जानते हो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया, और यहाँ पर पॉइंट P है x, y, z। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ना एक लाइन सी बन जाएगी, ऐसे ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो O से P की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो गया? OP वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इस OP वेक्टर, ये जो OP वेक्टर है ना, ये x एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है एल्फा, y एक्सिस के साथ में बीटा, और z एक्सिस के साथ में कितना? गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा क्या हो गया? अल्फा बीटा गामा हो गया, इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स हो गई है। ठीक है, अगर इन अल्फा बीटा गामा के आगे हम कोस 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 लगा देंगे ना, तो ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम LMN ऐसा भी बोलते हैं। जैसे 2D में हम नहीं पढ़ते थे वो स्लोप ऑफ लाइन, वैसे यहाँ पे स्लोप का कोई नाम नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ही एक लाइन की या फिर एक वेक्टर की डायरेक्शन को संभालते हैं। ठीक है, तो उसी के कंपेरेटिव में आप समझ सकते हो इसको। फिर जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, उनको आप लेमडा 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 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाते हैं क्या? डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इनका रेशियो जब आप वापस लोगे ना तो आपको डायरेक्शन ये कोसाइंस मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि डायरेक्शन रेशियोज है ना, वो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ फिजिक्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं कि भाई ये अपना आर वेक्टर है ना, इसकी लेंथ आर हो गई, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो लेंथ आर से मैं दर्शा रहा हूँ। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला 11th क्लास में हमने पढ़ा था, है ना, √x² + y² + z² क्या है? पॉइंट XYZ की ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये है ना।
तो जैसे ये लाइन है ना यार, ये एक्स एक्सिस साथ में अल्फा एंगल बना रही है, तो एक्स एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कोस अल्फा। वाई के साथ बीटा एंगल है तो वाई की तरफ हो जाएगा आर कोस बीटा। जेड की तरफ गामा है तो क्या हो जाएगा, जेड की तरफ आर कोस गामा हो जाएगा, है ना। ये हम फिजिक्स में करते थे, अगर आपको पता हो तो फिजिक्स में ऐसा करते थे कि यार जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ऐसे कोई लाइन है, ये वाला एंगल अल्फा है और इस लाइन की लेंथ है 5, तो आपको ना ये जिधर एंगल बना हुआ उधर की तरफ कंपोनेंट निकालना, तो ये क्या बन जाएगा 5 कोस अल्फा बन जाएगा। आप इधर वाई की तरफ निकालोगे, वाई की तरफ एंगल अल्फा तो है नहीं, तो इधर आप क्या बोलते हो, साइन लगा देते हो, 5 साइन अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इस बार क्या है कि अल्फा बीटा गामा उधर की तरफ ही बने हुए हैं, एक्स की तरफ अल्फा है तो आर कोस अल्फा हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर ही हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ऐसे करके हम कुछ चीज़ें यहाँ पे कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, एक्स अपॉन आर ये सब। तो जो डायरेक्ट ये क्या है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। इनका फॉर्मूला ये तैयार हो गया, जब भी जरूरत पड़ेगी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो ऊपर आ जाएगा और नीचे वो डिस्टेंस आ जाएगी √x² + y² + z², ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। ऐसे बाकी सारे, और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, लेमडा कोस अल्फा, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के साथ लेमडा मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं लेमडा की जगह ले लूँ आर, जैसे यहाँ पे लेमडा की जगह मैंने आर ले लिया, तो उससे ना आर कोस अल्फा, आर कोस बीटा, आर कोस गामा, ये भी डायरेक्शन रेशियो ही कहलाएंगे। लेकिन आर कोस अल्फा ये एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर ही है, ऐसे ये वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, ये जेड कोऑर्डिनेट के बराबर। तो आप बोल सकते हो कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, उसके डायरेक्शन रेशियोज एक्स कोमा वाई कोमा जेड ही हो गए। ये कितनी तगड़ी चीज़ है ना। कोई पॉइंट दिया हमें 1,2,3, पूछा कि भाई बताओ उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो हम क्या बोलेंगे 1,2,3 उसके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हाँ ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक्स एक्सिस की तरफ आई केप, वाई की तरफ जे केप, जेड की तरफ के केप, ये यूनिट वेक्टर हो गए। और हाँ जैसे कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, उसको आप है ना ओरिजिन से लेके यहाँ तक आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना। तो आर वेक्टर बोलोगे, ओ से पी की तरफ ओ पी वेक्टर, बात बराबर ये। तो इसका ना ये वेक्टर को लिखने का ये तरीका हो गया अपना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स आई केप, वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई जे केप, जेड कोऑर्डिनेट है तो जेड के केप। इसको बोलते हैं हम क्या, कंपोनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। अच्छा ये वेक्टर जो है ना ये ओरिजिन से कनेक्ट हो रहा है, और किसी पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं ना तो जो ऐसे लाइन सेगमेंट जो बनती है ना, ऐसे इनको मिलाने वाली जो लाइन बनती है, ये एक वेक्टर बनता है। इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर बस इतने से काम में आता है, जो कि ओरिजिन को किसी पॉइंट से जोड़ता है ना, उसकी पोजीशन तक वो लिखने का तरीका हो गया। जैसे कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये पोजीशन है, इसी पोजीशन को हम ऐसे वेक्टर में लिख देंगे तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। बस उसके कोऑर्डिनेट्स को ये शो करता है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पोजीशन वेक्टर। इसके बाद में आते हैं वेक्टर कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो अगर आप एक्स आई के एक साथ लिखोगे, ऐसे ये प्लस वाला हटा दो, बस ये लिख लिया और ये लिख लिया, तो ये वेक्टर कंपोनेंट है। इनका आई जे के ये भी हटा दो तो एक्स वाई जेड मतलब कोऑर्डिनेट वाले आएंगे, ये हो गए स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। फिर वेक्टर, कोई वेक्टर एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप, इसका अगर मैग्नीट्यूड हमें निकालना, मैग्नीट्यूड, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जैसा कि अपना पहला क्वेश्चन यही है, आप देखोगे ना, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, ये वेक्टर दे रखे हैं, तो इनका आपको मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला अपना काम आ जाएगा। आई के साथ वाला, वाई के जे के साथ वाला और के साथ वाले को यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ देंगे और अंडर ले लेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे, इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर इक्वल क्या होते हैं, मतलब कब होते हैं, उनकी लेंथ भी बराबर होनी चाहिए और उनकी ना डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। या फिर मैथमेटिकली क्या मतलब होता है उसका, कि यार जो आई के साथ वाला है ना और इधर आई के साथ वाला, उनका कंपैरिजन होता है, वो एग्जैक्टली बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आई के साथ वाला जे के साथ वाले को चेंज कर पाएगा, ऐसा नहीं होता। आई वाले अलग होते हैं, जे कैप वाले अलग होते हैं, के कैप वाले अलग होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये इक्वल वेक्टर्स की कंडीशन याद रखना, इक्वल वेक्टर्स में एक एक चीज़ बराबर हो जाती है कंपेरेटिवली, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे ना अभी हमने इक्वल वेक्टर्स की कंडीशन देखी, अब देखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स की कंडीशन। कोलिनियर मतलब पैरेलल होते हैं, इनकी लेंथ बराबर हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो ये भी ज़रूरी नहीं है, बस पैरेलल होनी चाहिए, ऐसे ऐसे पैरेलल होनी चाहिए। मतलब दोनों एक तरफ भी जा सकते हैं या फिर एक ऐसे उल्टे भी जा सकते हैं ना, ऐसे उल्टे की तरफ। तो कोलिनियर में क्या होता है, जैसे ये कंडीशन होती है, कोई वेक्टर है बी, उसके साथ लेमडा मल्टीप्लाई कर दिया, लेमडा बी वेक्टर,
तो बी वेक्टर और लेमडा बी वेक्टर आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। लेमडा बी वेक्टर को हमने ए वेक्टर बोल दिया, ए की जगह वही x1 y1 z1 वाला आ गया और बी की जगह ये आ गया। तो यहाँ पर आई कैप वाला जे कैप वाला सबका कंपेरिजन करेंगे ना, तो x1 बराबर लेमडा x2 y1 बराबर ऐसा मिल जाएगा हमें। यहाँ सबसे हमने लेमडा की वैल्यू निकाली तो क्या आएगा, x वालों का रेशियो, y वालों का रेशियो और z वालों का रेशियो बराबर होता है। कोलिनियर में रेशियो बराबर होता है। और जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं ना, इक्वल वेक्टर्स अभी हमने देखा, कहाँ देखा यार, ये रहा, इक्वल वेक्टर्स में डायरेक्ट आई कैप जे कैप के कैप वाले डायरेक्ट ही आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, कोलिनियर में रेशियो निकाल के बराबर रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स किए थे, उसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये x1 y1 z1, एक पॉइंट ये x2 y2 z2, इनको ज्वाइन करना है। यहाँ पर पी क्यू वेक्टर मैंने बोला है p से q की तरफ, तो इसमें हम कंसेप्ट लगाते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो जैसे पी क्यू वेक्टर ना, तो q वाला पहले आ जाएगा और p वाला बाद में आ जाएगा, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर पी क्यू वेक्टर हम क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1। ये जो x2 है ना, ये q वाला है, यहाँ पे जो x2 है, y2 है, z2 है, ये q वाले कोऑर्डिनेट्स है और p वाले कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 है, ठीक है। तो q वाले जो p से q जा रहा है ना वेक्टर, तो फाइनल क्या है, x2 वाला, ये y2 वाला, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 आ जाएगा, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे। और अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है कि भाई ये कितनी लंबाई है इसकी, तो आप इसका क्या ले लोगे, लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड ले लो बस आप, है ना, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड। तो उसका हमने मैग्नीट्यूड ऐसे ले लिया। इसके बाद में और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो ये है कि भाई सेक्शन फॉर्मूला, ये 10th क्लास में भी देखा था। देखो दोस्तों, ये एक्सटर्नल तो हमने 11th क्लास में देखा था, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो और ये भी 10th क्लास में पढ़ चुके हो। बस यहाँ पर ना, वहाँ तो हम सिंपल एक्स वाई कोऑर्डिनेट से देखते थे, यहाँ पर वेक्टर से देख रहे हैं। देखो तरीका वही है सेम टू सेम, और ये हमने 11th क्लास में देखा था एक्सटर्नल डिवीजन। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, आप पिछली चीज़ें पढ़ चुके हो, वही यहाँ पर क्या आ रहा है कि वो अपडेट हो गई, वेक्टर के रूप में अपडेट हो गई, तो बहुत आसान ही है। तो इंटरनल डिवीजन में कोई पॉइंट है बीच में आर, वो हमें पता करना है। ये आर है ना, ए की तरफ वालों को m और बी की तरफ वालों को n, मतलब m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो आप आर वेक्टर जो है ना, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, ये m है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वहाँ भी होता था, यहाँ पर भी होगा, m बी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n ए वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे m प्लस n, सिंपल। एक्सटर्नल डिवीजन में यही फॉर्मूला लगता है, लेकिन बीच में माइनस आ जाएगा। और मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, वही a प्लस बी बाई टू करते थे ना, x1 प्लस x2 बाई टू। यहाँ पर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ए वेक्टर में वो आई कैप जे कैप के कैप वाला सब कुछ आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो हमें मिड पॉइंट मिल जाता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिवीजन, छोटा तो नहीं है वैसे, 10-12 मिनट हो गए, लेकिन फिर भी ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सही है। अब हम है ना, अब कोई किसी बच्चे ने थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी ना, वो भी अब सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकता है। और वैसे यार आप थोड़ा बहुत इससे, इस वेक्टर जो है ना, वेक्टर से, इससे आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत अवेयर हो तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर से कर रहा हूँ, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये पूरा चैप्टर, और अगला चैप्टर भी बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा, तो आप टेंशन मत लो। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ दी फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमें निकालना। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे आर वेक्टर है कोई, वो है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो आर वेक्टर का ऐसे मैग्नीट्यूड ऐसे बन जाएगा। ऐसे लिखने का तरीका ये मॉडुलस की तरह ही लिखते हैं, लेकिन वो मॉडुलस वाला मतलब नहीं होता, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आई के साथ वाला है उसका स्क्वायर, वाई जे के साथ वाला कौन, वाई का स्क्वायर, और के साथ कौन है, जेड, तो जेड का स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। इतना सा कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो अंडर रूट ऑफ आई जे के, यहाँ पे आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, तो इनके साथ क्या है, कोएफिशिएंट 1 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना जाएगा, रूट ऑफ 3, 1 1 1 3 बन जाएगा, ये सिंपल है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रूट ऑफ यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ लिखूँ, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन तो लिख देते हैं एक बार। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -7 है ना, माइनस का फिर यहाँ पे कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस हो या प्लस हो कोई मतलब नहीं है, 49 बन गया प्लस का, यहाँ पर प्लस का ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। कैलकुलेशन अभी यहाँ पे करते हैं, तो 49 और 9 ये हो गया 58, 58 और 4 62 हो गया, रूट 62 ये बन गया, ठीक है।
ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो रूट ऑफ सी वेक्टर में क्या है, आई के साथ है 1/√3, तो उसका स्क्वायर अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, 1/√3 का स्क्वायर क्या जाएगा 1/3। यहाँ पर भी 1/√3 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 1/3, ठीक है 1/3 प्लस यहाँ पे -1/√3 है, माइनस वाले का भी स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस का 1/3 बन जाएगा, रूट इसका हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तब। तो ये बन गया, सोल्व करते हैं तो 1/3 1/3 1/3, तो ये कुल मिला के 1 बन जाएगा। अच्छा √1 कितना होता है 1 हो गया, ये तो सिंपल हो गया। अच्छा दोस्तों देखो, जहाँ कोई ज़रूरत पड़ेगी ना वो मैं आपको चीज़ों को इंटरकनेक्ट करता हुआ बताता चलूँगा। जैसे यहाँ पे सी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला और इसका मैग्नीट्यूड आया 1, इसका मतलब जो सी वेक्टर है ना ये एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आया है, 1 मतलब यूनिटी आया है इसका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, जैसे एक्स आई के वाई जे के जेड के है ना, तो उनका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ऐसा हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है। ये सेम होना चाहिए, दो अलग अलग वेक्टर्स ऐसे लिखने हैं। तो ऐसा ना आप बहुत सारे वेक्टर्स लिख सकते हो, जैसे मैं सिंपल से ऐसे बोल सकता हूँ कि एक तो ले लिया मैंने आई कैप, ये एक वेक्टर है, और एक ले लिया मैंने जे कैप, ठीक है। ये डिफरेंट है क्योंकि आई कैप चलता है एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई जे कैप चलता है वाई एक्सिस के अलोंग। तो इन दोनों का जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा, है ना। इसका भी क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, तो एक जोड़ा ये हो गया। आप चाहो तो थोड़ा और भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं ले लूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, एक ये ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को इधर उधर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा ना क्या आएगा 1 का स्क्वायर, फिर ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, एक और इसका 2 का स्क्वायर हो जाए 4 हो जाएगा, तो 1 1 4 √6 हो गया। ऐसे मैं यहाँ पे कहीं पे माइनस लगा दूंगा ना, तब भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या होता है आई जे के साथ वालों का स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैं इसका जोड़ीदार ये बना लूँ कि यहाँ पर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पे 2 को इधर उधर कर दो, आना यही चाहिए 1 1 2, यहाँ पे मैंने 2 1 1 कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा के देखोगे ना, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो इसका भी √6 आएगा, इसका भी √6 आएगा। ऐसा बहुत सारे ढूंढ सकते हो आप, इन्फिनिट है, इसकी कोई लिमिटेशन है ही नहीं इसके आंसर की। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होना ये कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इस बार मैं ऐसा एग्जांपल नहीं ले सकता, मतलब आई के प्लस जे के है ना, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो एक मैंने आई कैप ले लिया, एक ले लिया मैंने 2 आई कैप, सिंपल सा एग्जांपल। तो आई कैप इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये 2 आई कैप इसकी डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम है, हमें डायरेक्शन सेम रखनी है। प्राइमरी कंडीशन यही है और दूसरी है ही नहीं कंडीशन। फिर भले मैग्नीट्यूड कितना बड़ा क्यों ना जाए, आई कैप ये इतना है तो 2 आई कैप ये इसका डबल हो जाएगा, ऐसे समझ गए, डायरेक्शन तो सेम है ना भाई। तो वैसे भी आप बोलते हो ना वो कि भाई एक वेक्टर है ए वेक्टर, आप लगा दो के इंटू ए वेक्टर, दोनों क्या होते हैं कोलिनियर होते हैं, दोनों कोलिनियर होते हैं। यहाँ पे अगर के पॉजिटिव होगा तो वो सेम डायरेक्शन हो जाएगी, के नेगेटिव होगा तो ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे एक हाईवे पे गाड़ियाँ चलती है ना, जो सेम साइड जाती है वो तो सेम डायरेक्शन वाली होगी, एक गाड़ी आगे जाती है दूसरी साइड, दूसरी तरफ की जो गाड़ी वो ऐसे पीछे की तरफ आती है तो वो ऑपोजिट साइड होगी, हमें चाहिए मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, हमें चाहिए सेम डायरेक्शन, एक तरफ जाने वाली गाड़ियाँ चाहिए। तो आपको ना किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस बेसिस पे आप और भी बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे मैं लिख लूँ, ये ले लेता हूँ आई कैप जे कैप, और यहाँ पे क्या है सॉरी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप है ना, प्लस में है सारे, एक वेक्टर ये ले लिया, इसको मैं कर देता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 100 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 100 आई कैप, फिर 100 जे कैप और ये 200 के कैप, तो ये भी बन गया। आप देखोगे ना ये दोनों जोड़े 2 डिफरेंट वेक्टर्स, तो ये जो दोनों जोड़े हैं ये भी आपस में क्या है, ये सेम डायरेक्शन रखते हैं ये, ठीक है। भले ये छोटा वेक्टर ये बहुत बड़ा वेक्टर है लेकिन डायरेक्शन तो सेम है ना भाई, तो चल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो, ये बना दिया ये बना दिया, इन्फिनिट नंबर ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पर पॉसिबल है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। अच्छा इक्वल है, जैसे मैं इसको बोलूँ ये है ए वेक्टर, इसको बोलूँ ये है बी वेक्टर, यहाँ पे इक्वल होने का मतलब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो गया।
तो इक्वल होने में क्या होता है, देखो यहाँ पर आप ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू रख दो, ये यहाँ आ जाएगा 2i और 3j, और ये इधर आ जाएगा xi प्लस yj, ठीक है। तो ये इक्वल है। अब इक्वल में क्या होता है कि एग्जैक्टली i के साथ वाला और इधर भी i के साथ वाला बराबर हो जाएंगे, एग्जैक्टली बराबर, कोई प्रोपोर्शनल वगैरह कोई लफड़ा नहीं है, इक्वल में इक्वल होते हैं, डिट्टो इक्वल। यहाँ पे i के साथ वाला क्या है 2, इधर i के साथ वाला क्या है x, तो x की वैल्यू 2 हो गया यहाँ पर, है ना। अच्छा ये याद रखना कि i के साथ वाला कभी भी j के साथ वाले को चेंज नहीं करता है ना। i का j की तरफ कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई भी मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई अफेक्ट उसकी तरफ नहीं पड़ता। तो i वाली दुनिया अलग है, j वाली अलग है। तो i के साथ वाला 2, i के साथ वाला x बराबर हो गया। ऐसे j के साथ वाला 3 है और इधर क्या है y, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। सिंपल है ना, मैं कह रहा हूँ सिंपल यार, मानो बात को। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें बोला फाइंड दी स्केलर एंड वेक्टर कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट ये -5,7। देखो इनिशियल पॉइंट इसको मैं a ले लेता हूँ और जो टर्मिनल पॉइंट है ना इसको मैं b ले लेता हूँ। इनिशियल मतलब जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ऐसे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हुआ, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, और इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, a से चालू b पे खत्म। तो a पॉइंट क्या है अपना 2,1, b पॉइंट क्या है अपना ये -5,7। हमें क्या बताना, फाइंड दी स्केलर एंड वेक्टर कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट तो बाद में निकालेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, पहले ये वेक्टर तो पता करो, है ना। यहाँ पे वेक्टर कौन सा हो गया, ए से बी तक जाने वाला, मतलब ये ऐसा हो गया ए बी वेक्टर, ऐसा हो गया। और मैं हर बार आपको बोलता हूँ, जब भी आपको कोई 2 पॉइंट पता हो, इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर आपको बताना हो, तो आपको क्या कंसेप्ट लगाना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा, ये बी वाला, ये है ना, और इनिशियल क्या है, ये ए वाला, ये। अच्छा बी के कोऑर्डिनेट है -5,7, तो बी का जो पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर, उसको मैं स्मॉल बी से बता देता हूँ। स्मॉल वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसके साथ i कैप j कैप ये लगा दो तो पोजीशन वेक्टर बन जाता है ना, उसके कोऑर्डिनेट को ही रिप्रेजेंट करने का वेक्टर तरीका है ना, वेक्टर तरीका। तो b क्या है -5,7 है, तो यहाँ पे z कोऑर्डिनेट नहीं है, x और y कोऑर्डिनेट ही है, तो -5,7 का क्या बन जाएगा, -5x के लिए आ जाएगा i कैप, और जो y कोऑर्डिनेट है उसके लिए क्या आ जाएगा, j कैप आ जाएगा, ठीक है। और जो ये है ना a का पोजीशन वेक्टर मैंने लिख लिया स्मॉल a वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा, ये a पॉइंट कोऑर्डिनेट है 2,1, तो ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 1j कैप, तो यहाँ पे j कैप ही लिख देता हूँ। तो हमें ए बी वेक्टर बताना है, ए से बी तक जाने वाला, तो फाइनल कौन है, बी पे खत्म हुआ ना, टर्मिनल पॉइंट ही अपना फाइनल पॉइंट है, माइनस इनिशियल पॉइंट ये है ही, तो फाइनल क्या है बी वाला, ये वाला है फाइनल, तो यहाँ पे बी वेक्टर आ जाएगा। इनिशियल वाला क्या है, ये ए से चालू हुआ, तो ये ए वेक्टर आ जाएगा। तो बी वाला माइनस ए वाला, बी वाला क्या है, ये -5। पहला क्वेश्चन ऐसा इसलिए मैं पूरा सोल्व कर रहा हूँ, बाद में उसे धड़ाधड़ डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7j कैप आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर ये वाला है अपना 2i कैप प्लस j वेक्टर। अब i वालों की कैलकुलेशन एक साथ होगी, j वालों की अलग होगी ना, उनकी एक साथ अलग होगी। तो यहाँ पे -5i है कैप है और -2i कैप है, तो माइनस का 7i कैप ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं तो 7j है और माइनस का 1j यहाँ पर है, तो कितना बन जाएगा, प्लस का 6j कैप बन जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों हमें ये मिल गया, ये ए बी वेक्टर मिल गया हमें, ये इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म। हमें क्या बताना, हमें बताना वेक्टर कंपोनेंट, तो फिर बाद में स्केलर कंपोनेंट उसके बाद में देखेंगे। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म से लिखूंगा मैं क्या, वेक्टर कंपोनेंट। यहाँ पर ना ये बीच वाला ये हटा दो बस, प्लस, बस इनको अलग अलग लिख दो, आई वाली फैमिली अलग लिख दो और जे वाली अलग लिख दो। यहाँ पर क्या है, आई वाली चीज़ -7 आई कैप, ठीक है, कोमा, और ये जे वाला ये आ जाएगा 6j कैप। ये हो गई वेक्टर कंपोनेंट, बस इतना सा ही है, कोमा लगा दो बीच में। अब लिखते हैं अगली चीज़ स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, इसमें हम ना ये आई कैप जे कैप भी नहीं लगाते बस, है ना, आई कैप जे कैप भी हटा दो इनका। तो वेक्टर कंपोनेंट में से आई और जे हटा दूंगा तो -7 बचेगा और 6 बचेगा, तो -7,6 ये अपने स्केलर कंपोनेंट हो गए, ठीक है ना। देखो आसान है, बहुत आसान, आप टेंशन लो ही मत इस चैप्टर की। अब देखो ये खत्म हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर बोला है फाइंड दी सम ऑफ वेक्टर्स, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर। यार ये कितना आसान क्वेश्चन आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सम बताना मतलब तीनों को जोड़ना है।
अब यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो ना, डायरेक्ट मतलब देखो इनको जोड़ेंगे, मैं ए वेक्टर की जगह ये वाला वेक्टर यहाँ पे लिखूंगा, फिर बी की जगह लिखूंगा, फिर सी की जगह लिखूंगा, सबको जोड़ेंगे तो आई वाले की कैलकुलेशन एक जगह ही तो होगी यार, है ना, आई वाले सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ पर देखो मैं आई कैप कॉमन ले लेता हूँ इन सब में, यहाँ पर ये कितना 1 है, यहाँ पे कितना -2 है और यहाँ पर कितना 1 है, ठीक है। फिर अब जे वाले की कैलकुलेशन एक जगह होगी, अलग होगी, तो जे वाला यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये क्या है -2, है ना। जे कैप मैंने कॉमन ले लिया, -2 यहाँ पे आ गया, जे कैप यहाँ से भी कॉमन लिया तो ये 4 आ जाएगा, जे कैप यहाँ से भी कॉमन लिया तो -6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये के कैप वाला देखते हैं, इधर हम लिख लेंगे के कैप वाला यहाँ पर है कितना 1, के कैप वाला यहाँ पर भी है 5 के कैप है तो यहाँ पे बच जाएगा 5 और एक यहाँ पर है, ये -7 है, -7 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आसान, आप इसको सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे 1 और 1 ये 2 हो गया, 2 और ये कट जाएगा पूरा, यहाँ पे 0 बचेगा, 0 आई कैप, तो ये आई कैप को 9 लिखो तो ही बढ़िया, आप इसको लिखना ही मत भले। फिर आगे क्या आएगा, यहाँ पे -2 और -6 -8 और ये 4, ये -4 जे कैप ऐसा बन जाएगा, ऐसा ब्रैकेट में रख लो भले इसको, प्लस यहाँ पर कितना 1 और 5 6 -7 -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे के कैप आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट वगैरह खोल दो, आई कैप वाला तो खत्म हो गया, ये बच गया -4 जे कैप और ये माइनस का के कैप, सिंपल खत्म। इनको जोड़ना और कुछ भी नहीं करना यार, जोड़ना बचपन में सीख लिया था पहले दूसरी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पर ए वेक्टर का नाम ले रखा है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, है ना। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं जैसे ए वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए ना, ऐसे क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ होगा कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, ऐसा नहीं होगा कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, ऐसा नहीं होगा, है ना। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसा ही होगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो बात वही है, आपको ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना तो ए कैप हो जाएगा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर ही सेम टू सेम वेक्टर आ जाएगा और नीचे इसकी लेंथ आ जाएगी। यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 होती है, तो अगर हम किसी वेक्टर को उसी की लेंथ से डिवाइड कर दें तो उन दोनों की लेंथ कट के वो 1 बच जाएगी लेंथ, ठीक है। तो अब ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा हमें, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आई के साथ वाला 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर और के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1 और 1 2 और ये कितना 4 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, ए वेक्टर की जगह ये आ जाएगा आई के प्लस जे के प्लस 2 के कैप, नीचे की तरफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 आ जाएगा। आप चाहो तो √6 अलग 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 डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, आई कैप के नीचे √6, जे कैप के नीचे √6 और 2 के कैप के नीचे √6, ठीक है। ये बन गया अपना यूनिट वेक्टर, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ बोल रहा है, यहाँ पर भी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर वेयर पी पॉइंट इज दिस एंड क्यू पॉइंट इज दिस, ठीक है। पी और क्यू पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, तो देखो हम सब कुछ पता कर सकते हैं, एक बार बस हमें पी क्यू वेक्टर ये मिल जाए तो हम सबसे पहले पी क्यू वेक्टर पर ही काम चालू करते हैं। पी क्यू वेक्टर कैसे निकालूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। क्यू देखो पी से चालू हुआ क्यू पे खत्म हुआ, ये इस एरो का मतलब यही है, इधर से इधर की तरफ। पी अपना इनिशियल है और क्यू अपना फाइनल है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, फाइनल माइनस इनिशियल लगाऊंगा, ठीक है। अब इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, देखो मैं क्यू को लिखूंगा, क्यू क्या है ये 4 5 6 ना, तो 4 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप। पी ये क्या बन जाएगा 1 आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। इतना लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप बस डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ना, क्यू, फाइनल मतलब क्यू वाला और इनिशियल मतलब पी वाला, तो क्यू वाला माइनस पी वाला होगा। यहाँ पर वैसे मत करना जैसे हम 11th क्लास में स्लोप निकालते थे कि भाई x2 माइनस x1 लिख लो या फिर x1 माइनस x2 लिख लो, बात बराबरी, यहाँ पर बात बराबर नहीं होती, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल लगता ही लगता है, तो क्यू वाला है ये 4 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 1 आई कैप, फिर प्लस जे कैप के साथ क्या आएगा, वही फाइनल माइनस इनिशियल मतलब क्यू वाला माइनस पी वाला, जे कैप मतलब वाई कोऑर्डिनेट है ना, जे कैप के साथ क्या था वाई कोऑर्डिनेट, तो 5 माइनस 2 जाएगा 5 माइनस 2। ऐसे ही
के केप ये तीसरे नंबर को डिनोट करता है, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3i केप, और ये कितना बन गया अपना 3, ये 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3j केप, और 6 माइनस 3 ये भी 3k केप, ऐसा बन गया। ये तो मिला हमें क्या, PQ वेक्टर, ठीक है, PQ वेक्टर मिला है। हमें अब यूनिट वेक्टर चाहिए, PQ वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर और निकालना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो पहले मैग्नीट्यूड तैयार कर लो भाई, है ना, ये अपना अलग हो गया। मैग्नीट्यूड तैयार करो, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर इस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 9 9 9 तिया 27, 27 का अंडर रूट कितना आएगा, 27 का अंडर रूट कितना होता है, 3√3 होता है ये, ठीक है। तो 3√3 से हमें डिवाइड करना है। तो अब हम फाइनली बोल सकते हैं, अच्छा एक काम करो यार, यहाँ पर ना इस PQ वेक्टर को बोल दो आप R वेक्टर, क्या बोल दो इसको, R वेक्टर। तो ये क्या निकाल लिया हमने, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो हमें PQ वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब R वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हमें चाहिए R केप। यहाँ पे एक ही नंबर होता है ना, तब हम केप यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, 2 नंबर में थोड़ा ऐसा अजीब सा लगता है, इसलिए नहीं लगाते। तो R केप क्या हो जाएगा, R वेक्टर के नीचे R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। R वेक्टर क्या है, ये वाला, ये यहाँ पे लिखूंगा 3i केप, 3j केप और 3k केप डिवाइड में R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3√3। अब इस 3√3 को ना अलग अलग डिवाइड कर दो, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, ताकि थोड़ा और अच्छा से दिखाई दे। तो जब 3i केप के नीचे हम 3√3 डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बस √3 बच जाएगा। तो i केप बाई √3, j केप बाई इधर भी √3 आ जाएगा, सॉरी √3, और k केप के नीचे भी √3 आ जाएगा। ये हो गया अपना यूनिट वेक्टर, सिंपल है ना। एक बार वेक्टर हाथ में लग जाएगा, उसके बाद में यूनिट वेक्टर निकालो, कुछ और निकालो, सब मिल जाएगा हमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही क्वेश्चन है। फॉर दी गिवन वेक्टर्स, ये a वेक्टर दे दिया, ये हमें b वेक्टर मिल गया। फाइंड दी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमें बताना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो काम चालू कर देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालो भाई। तो a वेक्टर मतलब ये आ जाएगा, और b वेक्टर मतलब ये आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हो क्या आप, डायरेक्ट। तो जैसे i केप वाले एक जगह आ जाएंगे, फिर j केप वाले एक जगह आ जाएंगे, और फिर k केप वाले एक जगह पर आ जाएंगे। इनको जोड़ने का मतलब ये तो हुआ। तो a वेक्टर क्या है ये, और b वेक्टर ये है। तो i केप के साथ क्या आएगा, ये इधर i वाला कौन है, 2i केप, और ये माइनस i केप, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 - 1, ठीक है। अच्छा, j के साथ कौन है, -1, और इधर क्या है 1, तो -1 + 1, और k के साथ क्या है यहाँ पे 2, और ये -1, यहाँ पे 2 - 1, ठीक है। ऐसा हो गया, जोड़ने पर ये ऐसे मतलब सिमिलर कैप वाले जुड़ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 2 - 1, ये हो गया अपना 1 ही हो गया। तो 1 को क्या लिखोगे, i केप लिख दो बस। ये तो कट गया, -1 और 1 0 हो गया, और यहाँ पर क्या मिल गया हमें, ये 2 - 1, ये वाला मिल गया हमें। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा अपना 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बन गया ये k केप। तो इतना होने के बाद में अब ना ये जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर है ना, इसको आप सिंपल सा c वेक्टर बोल दो, एक सिंपल सा c वेक्टर ना। a वेक्टर प्लस b वेक्टर, बात वही है ना, बात वही है। इसको मैंने बस c वेक्टर बोल दिया है। हमें अब क्या चाहिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो कि ये आया है, इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना, मतलब इसका यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे। तो c वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, c केप। सी केप मतलब c मतलब वही है अपना a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो c केप का मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो c वेक्टर के डिवाइड में हम इसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू c वेक्टर क्या है, ये i केप प्लस k है ना, अच्छा k है, तो k केप डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इधर की तरफ निकाल लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ i का, यहाँ पे j तो है नहीं, तो बस i और k ही है, इनका कोएफिशिएंट देख लो। i का 1 है तो 1 का स्क्वायर, और k का भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। √1 + 1 √2 हो गया। नीचे की तरफ हम क्या लगा देंगे, √2, ठीक है। अब आप चाहो तो अलग अलग डिवाइड कर लो, i के नीचे √2 आ जाएगा, तो i केप बाई √2 हो गया। k के नीचे √2, तो k केप बाई √2 हो गया, है ना, सिंपल है। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अभी थोड़ा सा गियर चेंज होगा, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। फाइंड दी वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। हमें अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में
यूनिट वेक्टर नहीं निकालना, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 ना हो, कितना हो, 8 हो, 8 यूनिट्स। ठीक है, तो रास्ता देखो दोस्तों, अपना रास्ता वही होगा। पहले हम ये वेक्टर है ना, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, इसको मैं चलो ए वेक्टर बोल देता हूँ मैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसमें हम ना कंसेप्ट वही लगाएंगे। अभी ये वेक्टर है, ये खुद भी अभी यूनिट वेक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेंथ 1 बनाएंगे, मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि मैग्नीट्यूड हमें 8 वाला मिल जाए। देखो क्या है, सिंपल सी बात ये है, हम वो छोटी क्लासेस में नहीं करते थे कि भाई यहाँ पर 3 पेन है यहाँ पे मतलब 60 रुपये के, है ना, ₹60 के। हमें बताना है कि 8 पेन कितने रुपए के होंगे, है ना, 8 पेनों की जो प्राइस है वो क्या होगी। तो हम क्या करते थे, 3 पेन की प्राइस है 60 रुपये, वो यूनिटरी लो लगाते थे ना, तो 1 पेन की प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ पे बटा 3 लग जाएगा, तो 8 पेन की क्या हो जाएगी, 60/3 × 8। ये काम करते थे ना, वही काम यहाँ पर करें। इतना आसान है यार, मानो मेरी बात, आसान है बहुत। ए वेक्टर क्या है ये, तो सबसे पहले हमें निकालना चाहिए ए कैप। क्या निकालना चाहिए, ए कैप। ठीक है, ए कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले इसका वो मैग्नीट्यूड निकाल लो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और माइनस जे का यहाँ पे 1 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या 2, तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा अपना, 4 हो जाएगा। तो 25 और 1 26 और 4 30 हो जाएगा। तो ए वेक्टर का मॉडुलस कितना हो गया, √30। ठीक है, अच्छा, तो ए कैप क्या हो जाएगा, इसके नीचे हम वही डिवाइड कर देंगे, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, डिवाइड में कितना, √30। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया। अब हम ऐसा वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड विच हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स। ठीक है, अभी ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैग्नीट्यूड बढ़ाने के लिए सीधा सीधा हम एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जितना हमें मैग्नीट्यूड चाहिए ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वाले का मैग्नीट्यूड था √30, फिर हमने एक मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बनाया यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें 8 बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 × ए कैप ऐसा बन जाएगा। इसकी लेंथ 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करते मैग्नीट्यूड 8 वाला वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो ए कैप की जगह ये वेक्टर डाल दूंगा मैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 है, नीचे की तरफ √30, यहाँ पे नीचे की तरफ √30 आएगा ना, वो इसके नीचे लगा दो आप √30, और यहाँ पर क्या है, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो वेक्टर मिला ना, ये देखो ये वही नंबर है, यहाँ वाला, ये वाला नंबर है, इसके नीचे वही, जैसे ये वाला काम करते थे ना हम, 60 रुपये में 3 पेन को डिवाइड कर देते थे, फिर 8 पेनों से मल्टीप्लाई कर देते थे, वही है यहाँ पर। ये वेक्टर था अपना, इसको हमने इसी की लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो फिर 1 यूनिट वाला मिल गया, और फिर हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 8 यूनिट वाला मिल गया, सिंपल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन नंबर 11 में, शो दैट दी वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, इनके जो आई जे और ये के वाली चीज़ें होती है ना, ये होती है प्रोपोर्शनल। क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पैरेलल, ऐसे पैरेलल। अब पैरेलल तो कितना भी छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ऐसे उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो कोलिनियर में क्या होता है, इनका बस रेशियो देखते हैं। कोलिनियर के अलावा एक क्वेश्चन होता है इक्वल का, जो हम कर चुके हैं। इक्वल में तो बस हम आई कैप जे कैप इन सबको ना इक्वल रख देते हैं, कंपेरेटिवली करस्पॉन्डिंग वाली चीज़ को इक्वल रख देते हैं। प्रोपोर्शनल में क्या होता है, उनका रेशियो बराबर होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब जो रेशियो होता है ना, रेशियो वो होता है इक्वल। हमें यहाँ पे रेशियो इक्वल करके बताना है। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। क्या होती है कंडीशन, आई के साथ वाला क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पर आई के साथ वाला क्या -4, ऐसे डिवाइड में। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ एक बार कि थ्योरी पार्ट में बता दूंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाली कंडीशन है, कोलिनियर वेक्टर, जैसे एक वेक्टर है x1 y1 z1 वाला, आई कैप जे कैप के कैप में नहीं बोल रहा, x2 y2 z2 ये दूसरा वेक्टर है। तो कोलिनियर के लिए क्या होता है, ये ना लेमडा 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 से ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब हम लेमडा की वैल्यू निकालते हैं ना, तो x1/x2
या फिर y1 बाई y2 या फिर z1 बाई z2, सब लेमडा की वैल्यू ही है। यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, तीनों लेमडा की वैल्यू, तो तीनों आपस में ना बराबर हो जाते हैं। तो i के साथ वाला उसका रेशियो, वो जो j कैप है ना उसके साथ वाले का रेशियो, और k कैप के साथ वाले का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेशियो बराबर रख देते हैं, ये कंडीशन अपनी। j कैप वाला क्या -3, और इधर j कैप वाला क्या 6, इधर k कैप वाला क्या है 4, और इधर की तरफ क्या है -8। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, 2/4 और माइनस तो लगा हुआ ही, माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2, 3 इस 6 को काटेगा तो 1/2 और माइनस लगा हुआ है, 4 इस 8 को काटेगा तो 1/2 और माइनस लगा हुआ है। तो -½ -½ ये i कैप वाला था, ये j कैप वाला था, और ये k कैप वाला था। सब प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल इसका मतलब ये क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर्स प्रूव हो गए, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ी बहुत लैंग्वेज यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पर कोएफिशिएंट्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप, मतलब करेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर द वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पर हमें डायरेक्शन कोसाइन मतलब DC पूछ लिया, ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखो दोस्तों, ये अच्छा हुआ यहाँ पे दे दिया, क्योंकि जब हम 3D पढ़ेंगे ना अगला चैप्टर, उसमें तो ये भर भर के काम आएगा। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये बहुत सारी चीज़ें काम आएगी। तो जैसे यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है ना, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे कोसाइन, इसका मतलब ये हमें वैल्यू बतानी है कोस एल्फा की, कोस बीटा की और कोस गामा की, इनकी वैल्यूज हमें बतानी है। अब यार ये एल्फा बीटा गामा ये क्या चीज़ है, तो एक बार मैं आपको फटाफट थ्योरी रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। ये जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पर x, y, z, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे ओरिजिन से मिलाते हो तो एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये x एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है अल्फा। देखो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये लाइन है ब्लैक वाली, ये अपना इधर x एक्सिस है, तो यहाँ से लेके ये एंगल क्या हो गया अपना अल्फा हो गया। और ये लाइन y एक्सिस के साथ में बना रही बीटा एंगल, और ये z एक्सिस के साथ में गामा एंगल। तो अल्फा बीटा गामा इन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। तो इनका हम जब कोस ले लेते हैं ना, तो हमें कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इनको हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं, वो थोड़े और फ्लेक्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर जब हम है ना फिजिक्स वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि भाई जैसे ये पॉइंट P है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ये है ना, इसकी इधर एक्स एक्सिस पे जो छाप होगी ना, छाप, वो वाला पॉइंट क्या होगा, डायरेक्ट परपेंडिकुलर मिलाएंगे तो x, 0, हो जाएगा। करते थे ना हम 2D के अंदर, वैसे 3D में हो रहा है। x, y, z है, इसका y एक्स एक्सिस पे क्या होगा x, 0, इसका y एक्सिस पे क्या होगा प्रोजेक्शन 0, y, 0, और इसका z एक्सिस पे इसका जो z कोऑर्डिनेट है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, और x और y 0 हो जाएंगे, 0, 0, z, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट x पे, y कोऑर्डिनेट y पे और z कोऑर्डिनेट z पे, सिंपल है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, हाँ जैसे ये लाइन है, ये बीच वाली जो लाइन है ना, ये r वेक्टर, इसको हम अगर x एक्सिस पे इसकी वो बनाए कंपोनेंट, तो x एक्सिस साथ में ये r वेक्टर कितना एंगल बना रही है अल्फा, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा r कोस अल्फा, क्या हो जाएगा r कोस अल्फा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था एक एग्जांपल, फिजिक्स में आपने ऐसा कई बार किया होगा। ऐसा कोई लेंथ है, ऐसा कोई लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ है 5, और ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये लाइन है ना x एक्सिस साथ में एंगल बना रही है कितना अल्फा, तो इधर की तरफ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 कोस अल्फा, है ना। और इसका इधर की तरफ अल्फा एंगल नहीं है, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा साइन आ जाता है 5 साइन अल्फा, ठीक है दोस्तों। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। तो इस r का x के साइड जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा r कोस अल्फा, क्योंकि x के साथ में ये अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। और देखो r कोस अल्फा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, और यही लेंथ इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर भी तो होगी ना यार। ये लेंथ क्या है x ही तो है ये, तो x बराबर क्या हो जाएगा r कोस अल्फा, x बराबर r कोस अल्फा। y की तरफ r कोस बीटा, क्योंकि वो y की तरफ बीटा एंगल बना रहा है, z की तरफ गामा एंगल बना रहा है, तो r कोस गामा हो जाएगा z कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ से हम कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा निकाल लेते हैं, क्योंकि यही अपने क्या है डायरेक्शन कोसाइन से। तो ये r ना डिवाइड में चला जाएगा, r मतलब ये वाली लेंथ है r, तो r जो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ कितनी है, √x² + y² + z², तो r डिवाइड में आ जाएगा x/r, y/r और z/r, ये बन गया अपना डायरेक्शन कोसाइंस। अब r की वापस हम वैल्यू डाल देते हैं, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइंस का, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। जब हम 2D पढ़ा था ना हमने क्लास 11th के अंदर, तो वहाँ पे डायरेक्शन को दिखाने के लिए आती थी स्लोप, अगर आपको याद हो तो m आप बोल देते tan थीटा, है ना।
अब वो चीज़ें ना अपडेट हो गई है। अब यहाँ पर क्या चलता है, डायरेक्शन को बताने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस चलते हैं, या फिर बोल सकते हो डायरेक्शन रेशियोज चलते हैं। तो वो भी देख लेंगे जब आएगा तब। तो डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट वही अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो दोस्तों, इसको पूरा ऐसे फैला के लिखने से बढ़िया है कि इसको मैं क्या बोल दूँ, एक्स बाई आर बोल दूँ ना। आर आर मतलब इसका वो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आर वेक्टर को आप, इसका मैग्नीट्यूड को आप आर भी बोल सकते हो। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अपने वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा ये हमें, 1 4 9 10 और 4 हाँ 14, रूट 14 हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे ही कोस बीटा क्या हो जाएगा, वाई के नीचे ये चीज़ आ जाएगी, तो वाई के नीचे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। कोस गामा जेड के नीचे वही आर आ जाएगा। ठीक है, आर मतलब ये मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, थोड़ा बड़ा है ना इसलिए मैं लिख नहीं रहा, आर आर से काम चला रहा हूँ। तो अब आप ना डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो, कोस एल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। तो कोस एल्फा क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर। एक्स कितना है, ये आई के साथ वाला, आई के साथ क्या है 1 है, तो ये बन जाएगा 1 बाई आर। आर कितना है अपना ये रूट 14, तो ये बन गया। ठीक है, कोस बीटा क्या है, वाई अपॉन आर। तो y की वैल्यू क्या है, ये j के साथ वाला y हो गया अपना, y कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पे 2 बाई रूट 14 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कोस बीटा, दूसरा वाला डायरेक्शन कोसाइन। अब कोस गामा देखते हैं, तो कोस गामा क्या होता है, जेड अपॉन आर। तो जेड कितना, के साथ वाला ये 3 है अपना जेड, उसके नीचे आ जाएगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ छोटे से, उसकी वैल्यू क्या है रूट 14। तो जेड बाई आर बोले तो जेड है 3 बटे आर कितना है रूट 14, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, करने में बहुत आसान है, समझने में भी आसान है। जब आप इमेजिन करके समझोगे ना तो मज़ा ही मज़ा है इस चैप्टर के अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड दी डायरेक्शन कोसाइंस। फिर से डायरेक्शन क्वेश्चन का है, ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ये ए और बी दे रखे हैं, लेकिन ज्वाइन कैसे करना है, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, वो दे रखा है यहाँ पे। डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, है ना, ऐसे है। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, हमें ए से बी की तरफ ज्वाइन करना है। ए की कोऑर्डिनेट ये है 1, 2, -3 और बी की कोऑर्डिनेट ये है -1, -2, 1। अच्छा, हम यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं, तो ये ए क्या होगा अपना, इनिशियल हो गया, है ना, स्टार्ट यहीं से हो रहा है, इनिशियल हो गया, और बी पे ख़त्म हो रहा है, तो बी क्या हो गया अपना, फाइनल हो गया। तो इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, और वो भी किसी एक वेक्टर का, पहले ये वेक्टर तो पता करो कि आखिरकार ये वेक्टर क्या है ना। तो ये वेक्टर पता करते हैं। चलो, ए से बी की तरफ जाना है, इसका मतलब हमें ए बी वेक्टर चाहिए। ए बी वेक्टर कैसे निकालूंगा, वही फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, ये बी वाले कोऑर्डिनेट्स, ये फाइनल है, और इनिशियल ये है ए वाले कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पर वेक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, वो आई कैप के साथ है ना, आई कैप के साथ, फिर वो जे कैप के साथ, और ऐसे ही के कैप के साथ, ऐसे लिखता हुआ चलूँगा। तो देखो अंदर क्या क्या आएगा, आई कैप के साथ क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स वाली चीज़ें आएंगी। एक्स वाला मतलब बी फाइनल है ना, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट ये फाइनल है, तो -1 माइनस ये बना जाएगा। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स में देखा, फिर ऐसे वाई में देखेंगे, ऐसे जेड में देखेंगे, तो -1 -1 -1 फिर -2 -2 देखो ये -2 तो एज इट इज़ है, कन्फ्यूज मत हो ना, ये -2 तो एज इट इज़ है। फिर हम बाकायदा तरीके के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस, फिर मैं यहाँ लिखूंगा इनिशियल वाला क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आएगा ऐसे। फिर इधर की तरफ क्या आएगा, वाई ये जेड वाला ना, के केप आ गया, तो फाइनल 1 -3 1 -3, तो 1 + 3 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, ये ए बी वेक्टर हमें मिल रहा है ऐसे, -1 ये हो गया -2 आई कैप, फिर उसके बाद में -2 और -2, तो इससे बन जाएगा अपना -4 जे कैप हो जाएगा, और 1 + 3 ये हो जाएगा अपना 4 के कैप। ठीक है, अच्छा ये हमें मिल गया ए बी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर मिला है, हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या होगा, वो अपना बन जाएगा क्या, सबसे पहले कोस एल्फा आएगा, फिर कोस बीटा आएगा, और कोस गामा आएगा। ठीक है, तो कोस एल्फा क्या होता है, कोस एल्फा होता है अपना एक्स अपॉन पूरा डिवाइड, एक्स के नीचे वो पूरा आ जाएगा, इसका वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये अपना क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या है अपना ए बी का मैग्नीट्यूड। ये हम निकाल लेते हैं, देखो पहले निकाल ही लेते हैं यार, ये क्या आएगा। यहाँ पे आई के साथ वाला क्या -2, तो -2 का स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। फिर 4 का -4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, और इसका भी स्क्वायर ये भी 16 बन जाएगा। 16 और 16 32, 32 और 4 36, 36 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 6, ये हो गया है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी 6 होगी। तो अभी इसको काम में ले लेंगे हम। अच्छा कोस बीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा y के नीचे यही पूरी लंबी कहानी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोस गामा क्या हो जाएगा जेड के नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी और इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं। एक्स ये आई के साथ वाला -2 के नीचे आ जाएगा ये, मतलब कितना 6 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो कोस बीटा, y के नीचे ये वाली चीज़ आ जाएगी 6, 6 तो तीनों में डिवाइड कर दो, y क्या है -4, तो -4/6 आ जाएगा। z क्या है 4, तो 4/6, सॉरी 4 है ना, 4/6 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने बन गए कोस, डायरेक्शन कोसाइंस बन गए। इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 1/3, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 2/3, ये 4/6, ये भी क्या हो जाएगा 2/3 बन जाएगा ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो कोई पॉइंट हो उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना, वो भी निकाल ले, सेम तरीका ही है, वेक्टर मिल जाना चाहिए बस हमें, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप के रूप में। तो आई के ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा, और नीचे की तरफ ना, नीचे की तरफ ये इसकी जो लेंथ है ना वो डिवाइड होती है हमेशा, तो ऐसे हमें ये मिल जाएगा, ये डायरेक्शन कोसाइन मिल गए इसके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं वो एंगल्स, एक्स के साथ बना हुआ, वाई के साथ बना हुआ, जेड के साथ बना हुआ, इनको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा को बोलते हैं क्या, डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14 समझने वाला क्वेश्चन है। शो दैट द वेक्टर दिस, इसको कुछ नाम दे देंगे अभी, इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर आगे क्या बोला, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ये जैसे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है ना वो है ओ एक्स, नेगेटिव साइड होती है ओ एक्स डैश, ऊपर डैश लगा देते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड्स है सभी एक्सिस की, उनके साथ में ना ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब सेम एंगल बनाता है। आपको अगर मैं थोड़ी सी थ्योरी वापस बताऊं, जैसे ये कोई वेक्टर है आर वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ में ये ओ एक्स ही तो हो गया, ओ एक्स के साथ में क्या एंगल बना रहा है अल्फा, इधर बीटा इधर गामा। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, सेम एंगल बनाना। यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा सेम होनी चाहिए। अब अल्फा बीटा गामा सेम होने के लिए कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा अगर हम सेम प्रूव कर दें तो उनका फिर कोस 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 हटा देंगे, फिर अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड हो जाएंगे ना। तो इसको हम ऐसे करने वाले हैं। तो देखो इसको एकदम प्रॉपर तरीके से बताऊं तो एक डायग्राम से चालू करते हैं सारा क्वेश्चन। तो ऐसा बन गया, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बीच में अपना ओरिजिन हो गया ओ। यहाँ पर एक वेक्टर ले लेता हूँ मैं ऐसे, ये वेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर इसको चाहो तो आप आर वेक्टर भी बोल सकते हो, ये वाला पॉइंट ले लो चलो पी, ठीक है। तो यहाँ पर आप आर वेक्टर बोलो या ओ पी वेक्टर बोलो, वो हम इसको मान लेते हैं क्या, आई कैप है, फिर ऐसे जे कैप और ये के कैप है, ठीक है। अब हमें इक्वली इंक्लाइंड का मतलब, इक्वली इंक्लाइंड मतलब हमें सेम एंगल ये शो करना पड़ेगा, सेम एंगल। तो अब यहाँ पर एंगल तो मानो यार, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ऐसी जो लाइन दिख रही है, इसका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल मान लेते हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में एंगल मान लेते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ में एंगल मान लेते हैं हम गामा, ठीक है गामा। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये ओ एक्स ओ वाई ओ जेड है ना, ये पॉजिटिव साइड ही है, तो हमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अगर हम ऐसा प्रूव कर देंगे तो मान लेंगे कि इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब इंक्लाइन होना, तो मतलब सहारा लेके खड़ा होना ना उस तरीके से। तो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल का सहारा ले रखा है, वाई के साथ बीटा का और जेड के साथ गामा का, तो ये तीनों सहारे मतलब तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगी अपनी ये अपना ये वेक्टर, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे करेंगे हम यहाँ पर थोड़ा और हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर जो अल्फा है बीटा और गामा ये क्या है, ये होते हैं डायरेक्शन एंगल्स बिटवीन आर वेक्टर एंड पॉजिटिव साइड्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है ओ एक्स, वाई की क्या है ओ वाई, और जेड की क्या है ओ जेड, है ना। तो ये इतना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा है अभी तक।
अब को ये अल्फा बीटा गामा ये हमें बराबर शो करना है, तो मैं क्या निकालूंगा, डायरेक्शन एंगल्स। ये हमें डायरेक्शन एंगल्स बराबर बताने हैं, लेकिन मैं पहले पकड़ूंगा डायरेक्शन कोसाइंस को, डायरेक्शन कोसाइंस को पकड़ूंगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, ठीक है। और आपको पता है यार कोस अल्फा क्या होता है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कोस बीटा वाई अपॉन वही आ जाएगा अंडर रूट वो सब है ना, तो आप इसको एक्स अपॉन ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, इसको आप आर वेक्टर का ऐसे मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। ऐसे वाई के नीचे आ जाएगा वही बड़ी सी चीज़ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस गामा ये भी क्या आ जाएगा, जेड के नीचे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ। यहाँ पर आर वेक्टर ये जो क्वेश्चन में दे रखा ना वो ये है, उसकी लेंथ निकाल लो। तो इसकी लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई के साथ एक है, वाई के साथ जे के साथ भी एक है, और के के साथ एक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक 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 कितना हो जाएगा, √3 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबके नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, सबके नीचे की तरफ आ जाएगा √3 एंड √3, ठीक है। नीचे वाला हमने लिख लिया, अब ऊपर 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 वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे है एक्स, यहाँ पर है वाई और यहाँ पर है जेड। एक्स वाली चीज़ ये एक्स कोऑर्डिनेट ही समझ लो, ये कहाँ मिलेगा हमें, आई कैप के साथ। आई कैप के साथ क्या है 1, जे के साथ क्या है 1, के साथ क्या है 1, तो यहाँ पे 1 1 1 ऐसा बन गया। देखो दोस्तों इन तीनों इक्वेशन से आपको पता चल रहा होगा कि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा बराबर है, कोस अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा। तो जब हम यहाँ पे इसका कोस 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 हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एंगल एक्यूट एंगल ही है, तो हमें ज़्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है कि कोस अल्फा कोस बीटा बराबर हो गया तो कितने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, नहीं नहीं नहीं। ये अल्फा बीटा गामा एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम वाले ऐसा समझ लो, या फिर समझ लो 0 से 180 के बीच में है। अब सब पॉजिटिव है तो कोस पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल ही है अल्फा। कोस बीटा सेकंड, ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब पॉजिटिव कोस बीटा पॉजिटिव है ना, इसका मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में है बीटा, तो सब एक्यूट एंगल ही है, तो क्या होंगे फिर ऑब्वियसली बराबर ही होंगे तीनों। तो हमने अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा प्रूव कर दिया। इसका मतलब हम यहाँ पे फिर एक लाइन बोल देना, देयरफॉर द वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू कौन सा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड विद ओ एक्स, जो कि ना पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स कोमा ओ वाई एंड ओ जेड, ठीक है। ये ऐसे किया हमने प्रूव, बढ़िया था ना। ऐसे आपको ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अगले चैप्टर में भी मिलेंगे ऐसे, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपको डायरेक्शन से एंगल से ये डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन एंगल्स यही बचाएंगे, है ना। ये बहुत सही चीज़ है यहाँ पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 ये है, फाइंड दी पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, हमें आर बताना एक टाइप से, विच डिवाइड्स दी लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजिशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस, है ना, रेस्पेक्टिवली इन द 2:1, 2:1 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन, किसका, ये सेक्शन फॉर्मूला का ये क्वेश्चन हुआ। अब कैसे करेंगे, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन बहुत आसान चीज़ें ही हैं फिर से। तो इंटरनल डिवीजन सबसे पहले हम पहला वाला चीज़ उठाते हैं। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर पॉइंट क्या है, पी और क्यू है ना, गिवन पॉइंट्स। तो समझो कि पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है। पी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है यहाँ पे 1 2 -1, कोऑर्डिनेट दे दो या पोजीशन वेक्टर दे दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे आई कैप प्लस यहाँ पर क्या है, अच्छा पी वेक्टर को आप स्मॉल पी वेक्टर से बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, चलो ऐसे रहने दो, 2 जे कैप माइनस के कैप ये है। और क्यू वेक्टर के पोजीशन वेक्टर क्या है, क्यू के सॉरी पॉइंट क्यू के -1 और 1 और 1, तो ये बन जाएगा -i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ऐसा हो गया। आप चाहो तो थोड़ा इसको और आसानी से बोल दो, ये जो पी के पोजीशन वेक्टर है ना, इसको बोल दो स्मॉल पी वेक्टर। क्यू को, क्यू वाले के कोऑर्डिनेट्स को मतलब पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दो, क्यू स्मॉल क्यू, और ऊपर की तरफ वेक्टर लगा दो। हमें अब यहाँ पर ना बीच में एक पॉइंट बताना है। कैसे पॉइंट है, लाइन ज्वाइनिंग, ये जो आर पॉइंट है ना, इसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1, है ना। तो देखो 2:1 की बात की जा रही है। अब 2 किधर आएगा, क्यू की तरफ 2 आएगा या फिर पी की तरफ 2 आएगा। तो आप इस क्वेश्चन का ऑर्डर देखो ना, पहले यहाँ पे पॉइंट्स लेते वक्त पॉइंट पी का नाम पहले लिया और पॉइंट क्यू का नाम बाद में लिया, और यहाँ पर रेशियो में पॉइंट ये जो 2 है रेशियो वो पहले है और 1 बाद में। तो पी की तरफ 2 हो जाएगा और क्यू की तरफ 1 हो जाएगा, है ना। ये ऑर्डर, इसका ऑर्डर, और यहाँ पे
पॉइंट्स का नाम कैसे लिया जा रहा है, उन दोनों का ऑर्डर मैच कर लो। पी की तरफ 2 हो जाएगा ना ये वाला, और क्यू का बाद में नाम लिया तो इधर 1 को बाद में बोला तो क्यू की तरफ 1 हो जाएगा। बीच में क्या है, ये आर पॉइंट, ये आर पॉइंट का हमें ये वेक्टर बताना है, ठीक है। ये तो देखो आर वेक्टर तो निकाल लेंगे, आर का ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा। अब वो 10th क्लास वाला था ना, वही तरीका लगता है यहाँ पर, बस वेक्टर आ गया तो वेक्टर में मॉडिफाई करके लगा देते हैं। ऐसा हमने 11th में भी किया था। कैसे करते हैं, ये जो 2 हो ना 2, इसको 2 पी की तरफ वाला है तो इसको हम क्यू वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू क्यू वेक्टर आ जाएगा, 2 इंटू क्यू वेक्टर प्लस इंटरनल डिवीजन में प्लस लग जाता है, एक्सटर्नल वाला लिखेंगे ना तब यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब ये 1 है ना, इस p वाले से मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 इंटू पी वैक्टर, ये तो यहाँ पे p वेक्टर आ जाएगा डिवाइड में 2 + 1, 2 + 1, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, अगले पेज में लिखूंगा, यहाँ तो जगह खत्म हो गई। ये जो q वेक्टर है ना, इसकी जगह ये डाल दूंगा -1 1 है ना, और p वेक्टर की जगह ये रख दूंगा, तो इसको मैं लिखता हूँ अगले पेज में। तो देखो दोस्तों, अभी तो मैंने एज इट इज लिख लिया है, इंटरनल डिवीजन यहाँ पे वो हो गया mn प्लस मतलब mq प्लस np वगैरह वो सब, नीचे m + n, रेशो आ गया 2 + 1। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्यू वेक्टर की जगह यार डाल दूंगा मैं -ik प्लस jk प्लस kk प्लस p, तो p वेक्टर ये बन जाएगा अपना स्मॉल p वेक्टर क्या है, ik प्लस 2 jk माइनस kk डिवाइड में नीचे कितना है 2 + 1 3 हो जाएगा। अब i वाले अलग कर लो, j वाले अलग कर लो, k वाले अलग कर लो, सिंपल खत्म हो गया ये तो। अब तो देखो i वाले अलग कर लेता हूँ मैं ना, i वाले यहाँ लिख लेता हूँ, फिर j वाले यहाँ पर लिख लेता हूँ, और k वाले इधर लिख लेता हूँ। पहले जगह बना ली, डिवाइड में 3 फिर तीनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे i वाला है 2 इंटू -1 -2 हो गया, और ये 1 तो -2 + 1। j वाला कौन होगा, यहाँ पर 2 इंटू, ये 2 को भूल मत जाना आप, पता चले आप 1 और 2 ये 3 लिख दो, नहीं 2 इंटू 1 ये बन जाएगा अपना कितना, 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, और यहाँ पे j वाला 2 है, पहले से ही 2 दे रखा है। अच्छा k वाली की बात करें तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, उधर बाहर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे -1 है तो माइनस का 1 बन जाएगा। तो आर वेक्टर बराबर, ये इंटरनल डिवीजन है, अंदर है ना, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो -2 + 1 हो जाएगा -ik डिवाइड में 3 लगा दो, ये लो, फिर प्लस यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएगा, 4/3 4/3 jk हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 ये 1 बन जाएगा, तो 1 इंटू k तो k और नीचे 3 है तो वो तैयार है, ये बन गया अपना इंटरनल डिवीजन वाला, ठीक है। तो ये बीच वाला, बीच में रह के डिवाइड करने वाला ये हो गया। अब देखते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन वाला, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन 2:1 है, p और q है, और ये पे r हमें चाहिए। अब तो देखो दोस्तों सेकंड पार्ट, ये थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से। एक्सटर्नल डिवीजन देखो कैसे होगा, फिर से वही डायग्राम बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ p, इधर मैं बना लेता हूँ q, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या किया जाए, हम r पॉइंट किधर की तरफ लगाएंगे, क्योंकि अब बीच में तो आएगा नहीं, एक्सटर्नल तो बाहर की तरफ ही आएगा, है ना, बीच में नहीं आएगा ये। तो फिर r पॉइंट आएगा तो कहाँ आएगा, तो देखो इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला है, अगर हम क्वेश्चन को एक बार ढंग से देखें, थोड़ा सा ढंग से समझना पड़ेगा, एक्सटर्नल डायग्राम भी सही से बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर p पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, q पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो p पॉइंट है ना, p पॉइंट अभी एक्सटर्नली है, इंटरनली तो भूल जाओ आप। p की तरफ का रेशियो है 2 और q की तरफ का रेशियो है 1, है ना, तो p की तरफ 2 रखना है और q की तरफ 1 रखना है। r बाहर होगा, r या तो इधर की तरफ होगा या फिर r इधर की तरफ होगा, है ना, r यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ r यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि r किधर बनाऊँ। वैसे जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन तो ऐसी होती है जिससे आप डायग्राम कैसा भी बनाओ आंसर सही आता है, लेकिन डायग्राम भी सही बन जाए तो ज़्यादा मज़ा होगा। तो देखो डायग्राम बनाने के लिए एकदम कुछ बेसिक चीज़ें पकड़ते हैं। p की तरफ 2 बोला है, q की तरफ 1 है, तो अगर मैं r पॉइंट इधर की तरफ ले लूँगा तो r से p तो नज़दीक हो जाएगा ना यार, फिर ये 2 रेशियो कैसे मेंटेन हो पाएगा, p की, है ना, यहाँ तो ले नहीं पाऊंगा। अगर मैं यहाँ लूँगा तो p नज़दीक हो जाएगा और q दूर हो जाएगा, तो p से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 और वहाँ से यहाँ तक की 1, ऐसा थोड़ी होगा। तो r मेरे को ना इधर की तरफ लेना पड़ेगा, इधर की तरफ कहीं ना कहीं मैं r लूँगा, q की तरफ। देखो फिर से मैं बताता हूँ, हम q की तरफ एक्सटेंड करेंगे ना, तो यहाँ कहीं पर हमें मिलेगा r। p से कनेक्ट कर रखा है रेशियो 2, है ना, p से r ये वाला 2 है और q से 1 ये वाला 1 है, ठीक है, सॉरी q से r ये वाला 1 है, तो ये 2 है, तो p रेशियो सॉरी ये 2:1, p की तरफ वाला 2 और q की तरफ वाला 1 ऐसे है ना। वही बात यहाँ पर पॉइंट्स का नाम लिया तो p का नाम पहले लिया और q का नाम बाद में लिया है, और रेशियो में 2 पहले लिया और 1 बाद में लिया, तो p इस 2 से लॉक हो गया
और Q इस 1 के साथ लॉक हो गया। तो P से नए वाले पॉइंट R तक की डिस्टेंस अगर 2 है तो Q से R तक की डिस्टेंस फिर 1 हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए Q के नज़दीक बनेगा वो अपना वाला पॉइंट। खैर आंसर तो अपना सेम ही आएगा, इस R का जो R वेक्टर है और Q का अपना Q वेक्टर है और P का अपना स्मॉल p वेक्टर ये है। हमें चाहिए R वेक्टर, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R वेक्टर में माइनस लगेगा बीच में, फॉर्मूला ये होगा ये वाला, बीच में बस माइनस लगा दो आप, टेंशन ही खत्म, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो P के साथ वाला 2 है तो वो उसको हम Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2Q वेक्टर बीच में माइनस, Q के साथ वाला रेशियो 1 है उसको हम P से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 इंटू P वेक्टर बच गया, और नीचे 2 - 1 m-n आ गया। सोल्व करें 2, Q वेक्टर क्या है यार, Q तो ये था ना, ये -i j और प्लस का k, तो -i कैप j कैप और प्लस का k कैप, माइनस P वेक्टर क्या होगा, P वेक्टर ये है 1 2 -1, तो i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, नीचे की तरफ 2 - 1 1 बन ही गया, ये तो खत्म हो गया। बस इसको सोल्व करना है, तो वही कर लो यार, i के साथ वाला अलग कंपनी बना लो, ऐसे ही j के साथ वाली की कंपनी j है यहाँ पर, और ऐसे ही k के साथ वाली कंपनी। यहाँ पर क्या क्या आएगा, i के साथ यहाँ पे 2 इंटू -1 ये हो गया -2, यहाँ पे -1 इंटू 1 -1 हो गया, j के साथ 2 इंटू 1 2, और इधर j के साथ है 1 इंटू 2 ये -2 हो गया, और k के साथ 2 इंटू 1 2 बन गया, और इधर माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 बन गया। सोल्व करेंगे तो ये -3i कैप हो गया, ये तो ख़त्म हो गया, ये तो क्या बन गया 0 बन गया, छोड़ो इसको, और ये अपना 2 + 1 3k कैप ये बन गया। तो क्या आ गया 3 कैप प्लस 3k कैप, ये बन गया अपना एक्सटर्नल डिवीजन। इसके कोऑर्डिनेट्स या फिर इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा -3i कैप प्लस 3k कैप, ये पोजीशन वेक्टर है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना हो तो ये i और k हटा दो, j तो यहाँ पर है नहीं, तो कोऑर्डिनेट ये बन जाएगा -3, 0,3, क्योंकि j नहीं है तो वो उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो गया ना, j के साथ क्या है 0 है, तो 0 यहाँ पे आ गया। ऐसे कोऑर्डिनेट बन जाता है, यहाँ से ऐसे हम वेक्टर निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर, कौन सा था भाई, ये क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये जो P से Q को ज्वाइन करेंगे ना हम वेक्टर, से को डायग्राम से बताता हूँ। P पॉइंट यहाँ पर समझ लो, Q वहाँ पे समझ लो, P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, ठीक है। इनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ये हमें बताना है कि यहाँ पर ये R क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर P की कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्या 2 3 4, तो जो P को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना तो कोऑर्डिनेट्स को आप सीधा सीधा वेक्टर बना सकते हो, तो वो वेक्टर बनेगा ना, वो उसकी पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जैसे P का क्या हो गया स्मॉल p वेक्टर, ऐसा हो गया, क्या हो जाएगा, ये 2 3 4 है तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा हो जाएगा। अच्छा Q पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर बना लेंगे Q वेक्टर, क्योंकि हमें वेक्टर 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 में खेलना है, तो वेक्टर बना लो सबको। ये 4 1 और -2 है, तो ये बन जाएगा 4i कैप प्लस 1 मतलब j कैप हो जाएगा, फिर -2 तो -2k कैप हो जाएगा, ठीक है। हमें ये मिड पॉइंट चाहिए, ये मिड पॉइंट है, ये 1:1 है, तो मिड पॉइंट, अब ये पॉइंट R है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ना इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल r, ठीक है। मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से कनेक्ट होता है, तो मैं अगर कैपिटल R में बोलूँगा ना तो OR, फिर वैसे लिखना पड़ेगा मेरे को OR ऐसे, तो वैसे स्मॉल में ऐसे हम आसानी से बच जाते हैं पूरा लिखने से, तो स्मॉल r वेक्टर यही मैं लिख देता हूँ। r वेक्टर क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग जाएगा, वैसे ही फॉर्मूला होता है जैसे नॉर्मल होता है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर बाई 2, p वेक्टर प्लस q वेक्टर बाई 2, तो p वेक्टर की जगह ये आ जाएगा 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, प्लस q वेक्टर की जगह ये आ जाएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, डिवाइड में कितना 2 लग जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, है ना, इसको अब हम सोल्व भी कर लेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, i वाला एक जगह कर लो, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, और जब डिवाइड बाई 2 भी कर दो साथ के साथ, जगह कम है तो आप साथ के साथ कर दो। आई कैप वाला इधर 2 है, आई कैप वाला इधर 4, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 के नीचे 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आई कैप ऐसा मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसके बाद में ये जे वाला देखते हैं, तो जे के साथ यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 और 1 4 डिवाइड बाई 2, ये 2
जे केप बन जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। और के वाले की बात करें तो यहाँ पे 4 और इधर -2, तो 4 - 2 2 हो गया, डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा। तो 1 मतलब 1 के केप ऐसा बच गया। ये हो गया अपना मिड पॉइंट है ना, ये आर अपना ये बन जाएगा, इसके पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, आर के कोऑर्डिनेट होंगे तो क्या होंगे, ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, तो कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर से डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा 3, 2, 1 है ना, 3, 2, 1 सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये ठीक क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट है ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर है, मतलब एक टाइप से कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, मतलब कोई वेक्टर नहीं मिला, कोऑर्डिनेट टाइप के हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। ए वेक्टर मतलब इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3i केप -4j केप -4k केप, मतलब एक टाइप से पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही मिल गए, 3, -4, 4। पोजीशन वेक्टर वेक्टर में लिखते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऐसा दिखता है i j k के साथ, और इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, मतलब i j k ये वेक्टर वगैरह हटा के, तो हमें सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं हमें, ठीक है। ऐसे b के कोऑर्डिनेट्स, मतलब b का पोजीशन वेक्टर ये है, c का पोजीशन वेक्टर ये है रेस्पेक्टिवली, फॉर्म दी वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के ये वर्टिसेज हैं, ये और ये, ठीक है। ये ऐसा हमें प्रूव करना है यहाँ पे बीच में 90 डिग्री। अब ये प्रूव करने के लिए देखो हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई प्रूव करना हो कि भाई ये 90 डिग्री है, तो अभी हम एंगल्स वगैरह निकालना हमने ज़्यादा सीखा नहीं है, बस हम हाँ लेंथ निकालना तो सीख लिया ना। हम इसकी लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। अगर लेंथ वगैरह ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती है तो फिर बता देंगे भाई हाँ भाई ये साइड्स पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो देखो काम चालू करते हैं। हमें अभी नहीं पता कि 90 डिग्री पर कौन होगा, ए पॉइंट होगा या बी पॉइंट होगा या सी पॉइंट होगा। तो अभी मैं बस एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, नॉर्मल ट्राइंगल बना रहा हूँ। ए यहाँ ले लेता हूँ, बी यहाँ ले लेता हूँ और सी यहाँ पे ले लेता हूँ। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, और सी का क्या है, सी वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखता तो ए के आ जाते 3, -4, -1 है ना, 3, -4, -4। मैं कोऑर्डिनेट्स तो लिख नहीं रहा, मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट में पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे होगी चीज़ें, अपग्रेड हो गई। अब देखो दोस्तों, मेरे को ना ये लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए। अब ये लेंथ कैसे निकालूंगा मैं, पहले ये वेक्टर तो निकालूं। अगर मेरे को ये वेक्टर, फिर ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐसे पता चल जाएंगे ना, तो मेरे को लेंथ वगैरह सारी पता चल जाएगी। चलो मैंने ऐसे डायरेक्शन लगाई दी, तो ऐसे इसी डायरेक्शन का निकाल लूंगा मैं, है ना। क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव होती है भाई, आप ऐसे बी से एक की तरफ जाओ या ऐसे बी की तरफ जाओ, वेक्टर निकालने में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन पोजिशन जो लेंथ होती है ना वो पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले ये वेक्टर निकालूंगा, कौन सा, बी से ए की तरफ जाने वाला, मतलब बी ए वेक्टर। मेरे को लेंथ चाहिए तो फिर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँगा, ठीक है। ऐसे ही ये ए से सी की तरफ जाने वाला ए सी वेक्टर निकालूंगा और फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लूँगा। सी से बी की तरफ जाने वाला सी टू बी, तो ये सी बी वेक्टर हो जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ बन जाएगी। आप यहाँ पे ए बी, इधर सी ए और इधर बी सी, वो भी निकालोगे, लेंथ सेम आएगी, है ना, लेंथ सेम आएगी। सबसे पहले इस पे काम करते हैं, बी ए वेक्टर पर। तो बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख लें क्या, चलो डायरेक्ट ही लिख लो यार। लेकिन यार एक पंगा तो रहेगा, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड लगा के चलते हैं। बी ए वेक्टर, अच्छा जैसे आपको बी ए वेक्टर निकालना है, तो बी ए वेक्टर क्या होता है, बी ए वेक्टर के लिए आपको वो देखना पड़ता है फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे जो वेक्टर्स दे रखे ना, ये साइड नहीं है, नहीं, साइड मत समझ लेना इनको। यहाँ पे बाकायदा बोल रखा है पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब ये किनारे हैं, ये मतलब कोने, ठीक है, कोने हैं, ये साइड्स नहीं है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मतलब उस पॉइंट के बारे में ही बोला हमें, पोजीशन पॉइंट की मतलब पोजीशन वेक्टर पॉइंट का ही हम देखते हैं, एक टाइप से कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बी ए वेक्टर में फाइनल कौन है, ए, तो यहाँ पे ए वेक्टर आ जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर, माइनस इनिशियल क्या है, ये अपना बी से चालू हुआ ना, तो यहाँ पे बी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर की जगह वैल्यू डाल दो, ए वेक्टर ये है ना, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ये 3i केप -4j केप -4k केप माइनस बी वेक्टर। तो मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा, तो प्लस वाले माइनस में और माइनस वाले प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे लिख देंगे कितना बन जाएगा, -2i केप माइनस प्लस का j केप और माइनस का k केप, ऐसा बन जाएगा। इसको सोल्व करें तो 3i और -2i ये बन जाएगा 1i,
फिर -4j और ये j क्या बन जाएगा माइनस का 3j केप, है ना। -4 और -1 ये बन जाएगा माइनस का 5k केप। मैग्नीट्यूड निकाले तो अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये i केप अकेला ये तो 1 का स्क्वायर, j केप -3 है तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 और 1 26 नहीं 25 और ये 10 हो गया, 10 और 25 35 हो गया, √35, है ना। इसकी लेंथ कितनी आ गई, √35 आ गई। अब हम AC ये इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, मतलब AC वेक्टर की लेंथ। तो उसके लिए मेरे को फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। फाइनल क्या है, ये C, तो C वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आ गया, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस A, तो A वेक्टर का A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। C की वैल्यू ये है 1 -3 और -5, i केप -3 j केप -5k केप माइनस C वेक्टर मैंने लिख लिया। अब मैं लिखूंगा A वेक्टर यह आ जाएगा 3 -4 -4, तो -A वेक्टर तो क्या बन जाएगा -3 4 और 4 3i केप, फिर प्लस का 4j और फिर 4k केप आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो i -3i -2i केप -3 और ये 4 प्लस का j केप हो जाएगा, -5 और ये 4 तो माइनस का 1k केप हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड इधर निकाल लेता हूँ, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 हो गया और इस 1 का भी 1 हो गया, तो 1 4 4 ये 6 हो गया, तो √6 आ गया। ठीक है, अच्छा AC की लेंथ आ गई। अब ना अब किसकी लेंथ निकाल ली, ये लेंथ निकाल ली, ये लेंथ कितनी आई √35, ये लेंथ कितनी आई √6। अब ये बच गई CB, तो CB इस साइड की लेंथ, तो फाइनल माइनस इनिशियल CB है तो B पे खत्म हुआ, C पे चालू हुआ, तो B पे खत्म हुआ तो B वेक्टर माइनस C का पोजीशन वेक्टर क्या है, C वेक्टर, स्मॉल c वेक्टर। B वाला पोजीशन वेक्टर कौन है, ये, तो 2 -1 और 1, तो 2i केप -j केप प्लस k केप माइनस। अब C वाला हमने यहाँ पे लिखा ही था, ये है ना, ये यहीं से देख लो, वहाँ से बार बार दिखाऊंगा। 1 -3 और -5 है, यही 1 -3 -5 यहाँ पे आएगा, इसके आगे माइनस लगा है तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा i केप, ये दोनों माइनस माइनस के तो प्लस के बन जाएंगे, 3 j केप प्लस 5 k केप, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा तो 2 माइनस ये i वाला देख लो, 2 -1 तो बन जाएगा i केप, फिर -j और प्लस का 3j, तो 3 -1 ये कितना बन जाएगा 2j केप, फिर k वाला 1 और ये 5 ये बन जाएगा 6k केप। ठीक है दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 का 1 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा, तो 1 4 और 36 ये कितना हो जाएगा 40 41, हाँ 41 हो गया ये। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 41 आ गई, √41। ठीक है, अब देखो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है ना, स्क्वायर 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 में रिलेशन होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, यहाँ पर ये एक है √35, है ना, एक लेंथ आई √35, एक आई √6 और एक आई √41, इनमें सबसे बड़ा कौन है √41, तो इसका स्क्वायर अलग एक तरफ होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सारी चीज़ों को यहाँ पे समराइज करता हूँ। ये सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। क्या ये इसका स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर के समेशन के बराबर है, तभी पाइथागोरस थ्योरम अपनी होल्ड हो पाएगी। तो √35 का स्क्वायर 35 हो गया और √6 का स्क्वायर 6 हो गया। तो क्या ये सही बात है क्या, 41 इन दोनों का समेशन होता है, 35 और 6, हाँ ये भी 41 होता है, तो सही बात है। अच्छा 41 को अब मैं वापस पिछले वाले रूप में ढाल देता हूँ। 41 क्या है, ये √41 का स्क्वायर, 35 क्या है √35 का स्क्वायर, √6 ये 6 क्या है √6 का स्क्वायर। इनकी जगह मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। √41 मतलब CB की लेंथ है, ये CB की लेंथ। इस CB वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने से बढ़िया मैं ऐसे लिख देता हूँ CB, वेक्टर ऊपर नहीं लगा रहा, वेक्टर नहीं लगा रहा इसका मतलब समझ लो कि ये लेंथ है, स्केलर है ना, वेक्टर नहीं है स्केलर है ये। तो √41 मतलब CB का स्क्वायर, मतलब √41 मतलब CB, √41 का स्क्वायर है तो CB का स्क्वायर बराबर √35 ये यहाँ से निकला है BA से, तो BA स्क्वायर प्लस √6 मतलब ये AC, ये AC का स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो BC अपना हाइपोटेन्यूज हो गया,
तो यहाँ पर आप बी रख दो, यहाँ पे सी रख दो, तो यहाँ पर ए पॉइंट हो जाएगा। बी सी अपना हाइपोटेन्यूस हो गया और ए पर अपना 90 डिग्री बन जाएगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रही है, तो आप बोल सकते हो कि यस, ये जो पॉइंट्स है ना ए बी सी, ये क्या है, फॉर्म दी वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेज हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। आप राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर सकते हो ऐसे वेक्टर अलजेब्रा से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब दो क्वेश्चन यहाँ पर बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, वो देखते हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 ये है, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे गिवन फिगर है ये ए बी सी, ये ए बी वेक्टर इधर है, ये बी सी। वैसे वेक्टर देने की कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा नाम ले रखा है ए बी बी सी सी है। अब यार ए बी बोलेगा तो ए से बी की तरफ ही तो समझेंगे ना हम। इसने बोल दिया ए सी, तो ए से सी की तरफ, फिर बोल दिया सी ए, तो सी से ए की तरफ हो जाएगा ऐसे उल्टा। तो यहाँ पे वेक्टर यहाँ पे लगाने की जरूरत थी नहीं, क्वेश्चन में लगा रखा बुक के अंदर, इसलिए मैंने लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा, ट्रू कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर ना अपने कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। सबसे बढ़िया कंसेप्ट मैं इस तरीके से बता देता हूँ, जैसे वैसे ट्राइंगल लो ये सब भी है, लेकिन अपना एकदम बेसिक देसी तरीका ये है। इन ए क्लोज्ड सर्किट सम ऑफ ऑल वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन इक्वल टू 0। अगर आप सारे वेक्टर्स को एक ही डायरेक्शन में, जैसे क्लॉकवाइज लगा दिया है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो इन सब का जो समेशन होगा ना वो होगा 0। 0 बोले तो 0 वेक्टर होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हो गया ना ए बी सी डी ई एफ, तो सबका समेशन 0 वेक्टर बन जाएगा। अगर सारे के सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, मतलब बहुत सारे तो एक डायरेक्शन में और कुछ एक उल्टे डायरेक्शन में है, तब क्या होगा, सम ऑफ वेक्टर्स इन वन डायरेक्शन इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर्स इन अनदर डायरेक्शन। तो जैसे यहाँ पे रेड वाले हैं ना, ये तो है ऐसे, कौन से ऐसे क्लॉकवाइज, कौन सा ई डी और बी है ना, ई प्लस डी प्लस बी। और जो ब्लू वाले हैं ये वाला और ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ए और सी मतलब ए प्लस सी। तो इन तीनों का समेशन इन दोनों के समेशन के बराबर होता है। ठीक है, ये फंडा है, सबसे बेस्ट फंडा यही लगता है मेरे को। तो जैसे यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। चलो एक काम करते हैं, ऑप्शंस पे नहीं आते, पहले हम एक बार खुद से पूरा चक्कर लगा लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर पूरा चक्कर क्या हो जाएगा, ए से बी तक गया है ना। मैं खुद का डायग्राम बना लेता हूँ, देखो ऐसा, ये डायग्राम थोड़ा ऐसा है ना, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे एक बार ऐसे पूरा राउंड घूमता हूँ, तो ए से बी की तरफ गया तो क्या मिल जाएगा, ए बी वेक्टर। फिर मैं बी से सी की तरफ जाऊँगा तो मिल जाएगा मेरे को बी सी वेक्टर। फिर मैं वापस आ जाऊँगा तो सी से ए मतलब सी ए वेक्टर। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, ये वाला, और यार टिक नहीं लगाना था, हमें नॉट ट्रू ढूंढना है ना, ये तो ट्रू हो जाएगा, दिस इज ट्रू, इसमें ये टिक नहीं लगा रहा मैं, ट्रू या फॉल्स ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब देखो अगली चीज़ क्या है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी है। तो आप है ना हमेशा इससे मैच करते रहो, ये स्टैंडर्ड बन गया ना। अब इसमें अदला बदली कर करा के ये नए नए ऑप्शन बना दिए। तो जैसे ये ए बी तो ये ए बी, फिर ये बी सी है तो ये बी सी, फिर ये माइनस ए सी, तो यहाँ पर प्लस सी है ना। जब आप ऑर्डर चेंज कर देते हो ना, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, सी को बाद में और ए को पहले लिख लिया, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो ओरिजिनली क्या था, सी ए, यहाँ पर आ गया माइनस ए सी, तो बात तो ठीक ही है ना। ऑर्डर चेंज कर दिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस लगा भी रखा अगले ने, तो ये भी क्या है, ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पर आते ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। नहीं 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 यार, फिर इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से एक ही सही है और एक गलत है, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं है, बस प्लस की जगह माइनस कर दिया। हमने देख चुका है कि ये जब सी ए लिखेंगे तो वहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे सी ए के साथ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, दिस इज फॉल्स, क्योंकि वो ट्रू है, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं ए बी, ये वाला देखते रहो, ए बी वैक्टर की जगह ए बी वैक्टर, ये माइनस बी सी है और ओरिजिनल में, अच्छा ये माइनस सी बी है, ओरिजिनल में बी सी था। हाँ तो सही बात है ना, बी सी को जब आप सी बी लिखोगे तो फिर वो माइनस लग जाएगा। ठीक है, और सी ए तो यहाँ पर भी सी है, ये भी मैचिंग है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। तो नॉट ट्रू कौन सा हो गया, ये वाला, ये फॉल्स हो गया ना, ये दिस इज नॉट ट्रू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये नॉट ट्रू है, बाकी सारे ट्रू है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 लिखता हूँ, फिर इसको देखते हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने लिख लिया है यहाँ पर। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर कौन, ए वेक्टर और बी वेक्टर, कोलिनियर मतलब पैरेलल, अभी इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। देखो इनकरेक्ट का है तो यहाँ पर ना बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी,
तो एक बार मैं आपको कोलिनियर में है ना आपको कोलिनियर वेक्टर के बारे में इसकी पूरी कुंडली बता देता हूँ, ये आखिरकार होते क्या है। इसको सबसे बढ़िया तरीके से मैंने एक बार बेसिक कंसेप्ट 1 में भी समझाया था। इस पूरे चैप्टर का जो पहला लेक्चर था ना उसके अंदर थ्योरी बताई थी, उसमें मैं आज भी आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, आप है ना इसको एक हाईवे की तरह समझ सकते हो। हाईवे होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे बीच में डिवाइडर होता है, बीच में ऐसे डिवाइडर है ना, यहाँ पर वो ऐसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और हम हाईवे कुछ ऐसा ले लेते हैं 3 लेन 4 लेन 6 लेन कितना लें, तो 6 लेन ले लेते हैं। यहाँ पर ये एक लेन यहाँ पर बन गई, एक लेन इधर की तरफ है, एक लेन यहाँ है, तो ऐसे में ऐसे बना दिया ख़त्म। और ऐसे 3 लेन इधर की तरफ है ना, लाइन नहीं होती है, लेन होती है, लेन है ना, ऐसे बन गया 3 लेन, ये टोटल 6 लेन हाईवे हो गया। अब यहाँ पर मैं ना जैसे अब इंडिया में क्या होता है, गाड़ियाँ ऐसे जाती है, जब लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है ना एक इस पूरे हाईवे का जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसमें हम आगे से मतलब पीछे से आगे की तरफ ऐसे आगे बढ़ते हैं, है ना। और उधर वाली जो गाड़ियाँ आती है ना, दाईं तरफ हम देखते हैं वो पीछे की तरफ ऐसे अपने पीछे जा रही होती है ना। तो इधर की तरफ कुछ गाड़ियाँ जा रही है, तो गाड़ियाँ नहीं बना रहा मैं, क्या बना वेक्टर बना रहा हूँ। ऐसे एक ये वेक्टर ले लिया, इसी के बराबर मैंने यहाँ पर ऐसा वेक्टर ले लिया, और एक कोई वेक्टर यहाँ पर और बड़ा ले लिया ऐसे, ठीक है। और भी बड़े बड़े वेक्टर बन सकते हैं। और उधर की तरफ क्या होगा, अब उधर की तरफ वेक्टर उल्टे आ रहे होंगे, ये वेक्टर हो गया है ना ऐसे, और कोई बड़ा वेक्टर ऐसे बन गया, इससे भी बड़ा वेक्टर आप बना सकते हो ऐसे, ठीक है दोस्तों। ऐसा है, बीच में ये अपना पेड़ पौधे, इधर की तरफ ये 3 लेन इधर, 3 लेन 6 लेन, ये हाईवे हो गया पूरा। तो इस प्रकार कितने सारे वेक्टर हो गए, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे वेक्टर्स है ना, यहाँ पर बनाए गए ऑल वेक्टर्स, ये सब के सब क्या है, कोलिनियर है। सब के सब क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जो कि आपस में होते हैं पैरेलल, ठीक है। पैरेलल होके ये सब के सब पैरेलल है। समझ लो कि थोड़ी देर के लिए हाईवे एकदम सीधा है, एकदम सीधा, तो इन पे बनने वाले वेक्टर भी सारे के सारे, सारी गाड़ियाँ एकदम सीधी चलेगी, कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा ना, वो वैसे कोई एक्सेप्शन नहीं लेके चल रहे हैं। तो कोलिनियर मतलब पैरेलल होना। पैरेलल ये एक तरफ जाते हुए भी पैरेलल हो सकते हैं, और एक गाड़ी उधर जाए और दूसरी गाड़ी इधर से पीछे की तरफ आए, वो भी पैरेलल की कैटेगरी में ही होती है, समझ गए ना। तो अब आप समझ पाओगे यहाँ पे जितने भी मैंने एरो बनाए सब के सब क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है, ठीक है। भले ये ए वेक्टर ले लो, ये बी वेक्टर ले लो, ये सी वेक्टर ले लो, ये डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, ऐसे हम नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम देने की जरूरत नहीं है। अब हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर इनकरेक्ट हमें बताना है, जो गलत है ना वो बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर, बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर। तो देखो ये बात तो ठीक है, जैसे मैं ये जो वेक्टर है ना बी वेक्टर, इसको मैं बी वेक्टर बोलता हूँ, तो ये जो बच गए ना सारे के सारे वेक्टर ए सी डी ई एफ, इन सबको मैं इस लेमडा में कुछ इस बी में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं बी वेक्टर एक स्टैंडर्ड ले लूँ, तो बाकी जो भी है ना ये ए वेक्टर, सी वेक्टर, फिर डी ई एफ, ये सारे के सारे वेक्टर, इन सबको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू बी वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ। लेमडा की वैल्यू जैसे बी है, बी सी के बराबर ही है ना, तो लेमडा की वैल्यू मैं 1 ले लूँगा, तो ये सी बन जाएगा बी के बराबर। ऐसे ही ए, अब देखो ए बी सी एक डायरेक्शन में है पैरेलल, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लेमडा की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लूँगा ना तो इधर के मिल जाएंगे, अगर लेमडा की वैल्यू में नेगेटिव लूँगा तो उधर के मिल जाएंगे, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, लेकिन रहेंगे पैरेलल, रहेंगे सारे कोलिनियर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कैसा है, सही है क्या, ए और बी दो कोलिनियर है। अगर मैं लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं ए को और उससे मेरे को बी मिल जाए, तो ये बात सही है गलत है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे होता ही है यार, ये एक वेक्टर को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, उससे जो नया वेक्टर मिलेगा ना वो और पुराना वाला है ना, बी और ए, ये कोलिनियर होते ही होते हैं, ठीक है। अगले ऑप्शन पर आते हैं, तो ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर। देखो प्लस लगा दिया तो ये सेम डायरेक्शन में हो गया, माइनस लगा दिया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और यहाँ पे ना प्लस माइनस 1 ही मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब इसका ना लेंथ चेंज नहीं किया, मैग्नीट्यूड उतना ही है ना। जैसे ये देखो, ये बी वेक्टर है, तो ये जो सी वेक्टर है ना ये भी बी वेक्टर के बराबर ही, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर ही है, तो सी वेक्टर को आप बी वेक्टर के बराबर बोल सकते हो। अब ये डी वेक्टर उधर की तरफ है, लेकिन लेंथ में तो बराबर ही है ना, तो डायरेक्शन उल्टी होगी, तो बी वेक्टर के आगे माइनस लगाओगे ना तो आपको डी वेक्टर मिल जाएगा, माइनस, जस्ट माइनस, -2 -3 वो सब नहीं, 1 2 2 3 4 इनसे मल्टीप्लाई नहीं करना, बस 1 से मल्टीप्लाई करना, तो लेंथ चेंज नहीं होती। लेकिन यार क्या बस इतनी कंडीशन है, क्या इतनी ही कंडीशन होगी कोलिनियर में, क्या लेंथ नहीं बदलेगी, बदल सकती है, लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे कुछ वेक्टर बड़े हैं, कुछ वेक्टर छोटे हैं,
लेकिन सब के सब क्या है, सारे के सारे यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से कि यहाँ पर लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, ए वेक्टर बी वेक्टर, आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ए वेक्टर इधर की तरफ मैग्नीट्यूड ले लो और इधर आरएचएस में भी आप मैग्नीट्यूड ले लो प्लस माइनस ऐसे, तो क्या होगा, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया और इधर ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो क्या ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा? नहीं 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 नहीं, छोटे बड़े ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट। फिर से मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया, टिक लगाने का मतलब है ट्रू, और मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, एफ मतलब फॉल्स। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन इनकरेक्ट है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो बी अपना आंसर बना। अब आते हैं सी पर। सी में क्या बोला, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। अब यार ये तो थ्योरी की पार्ट है, थ्योरी की बात है ये तो। ए और बी कोलिनियर वेक्टर है तो इनकी कंडीशन की बात की जा रही है। देखो मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ, हमने लिखा था फॉर कोलिनियर वेक्टर्स, यहाँ पर ये कोलिनियर ही तो है। तो कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होता है, ए ये है बी ये है, तो फिर हम आई जे के ऐसे कंपेयर करते हैं। तो ये क्या हो गया, x1/x2 y1/y2 z1/z2। तो ये करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हो गया ना, एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट x1 x2 ये हो गया, ऐसे y की तरफ z की तरफ। तो ये क्या है, इनका रेशियो बराबर है। इनका क्या है, रेशियो है इक्वल। रेशियो जब इक्वल होता है ना तो ये कहलाते हैं प्रोपोर्शनल। क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। तो प्रोपोर्शनल होंगे, यहाँ पर क्या बोला है, आर नॉट प्रोपोर्शनल। नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत होगी, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन में। यहाँ पे क्या बोला है, बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन, ये गलत हो गया। बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, देखो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है सेम डायरेक्शन में हो। यहाँ पे ए और बी कोलिनियर बोला है तो इसका क्या मतलब ये निकाला जाए कि सेम डायरेक्शन में है, ये थोड़ी बात है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, हाईवे में गाड़ियाँ उधर जाए या इधर आएँ, वेक्टर उधर जाएँ या इधर आएँ, पैरेलल है बस सारे वेक्टर, तो ये बस कोलिनियर है, ठीक है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब एक तरफ होना, हाईवे के इस तरफ वाली कोलिनियर होंगे क्या उस तरफ वाले नहीं होंगे कोलिनियर, इनके साथ में बिल्कुल होंगे। तो डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, यहाँ पर बोला सेम, तो इस वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अगर हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन की बात की जाए, फिर इसके आंसर की बात की जाए, तो बी तो करेक्ट है, सॉरी ए तो करेक्ट है, वो अपने आंसर में नहीं आएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा, बी सी एंड डी, ठीक है दोस्तों। ये इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शंस कौन से हैं, बी सी एंड डी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आई होप ये सारे के सारा आपने अच्छे से समझा है ना। थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन इसका मतलब फ्रूटफुल रहा है आज का अपना ये वीडियो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।